देखो, कह रहा है चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। क्या है चैप्टर का नाम? भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। हाँ, हम देखेंगे भारतीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ कैसे। तो आप लोग को भी पता है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी सभ्यता? प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता जो कौन सी है? हड़प्पा। कौन सा है? हड़प्पा। इसी को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता। खाते हैं कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये बात किसने लिख रहे हैं तुम्हारे किताब में? बीबी ला। कौन लिख रहे हैं? बीबी ला। देखो, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। इसी का दूसरा नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। कहते हैं कि नहीं? वास्तव में कई महीनों में एक अनूठी सभ्यता थी। इसने दिखाया कि कैसे एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है। यानी इसने ये दिखाया इसमें समुदाय जो कैसे रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, इनकी दिनचर्या कैसे है। ठीक है, उस टाइम आग का भी खोज नहीं था तो कैसे शिकारी जीवन जीते थे, अस्थायी नहीं रहते थे। आज यहाँ पर हैं, कल वहाँ पे जाते थे, ऐसे करके ये जीवन यापन करते थे। यानी घुमंतु जैसा यही था इनका समाज बना हुआ। ठीक है, सामूहिक रहते थे। ये समाज की सभ्यता था उसमें। दूसरा कारण जहाँ धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में कहे तो हड़प्पा में सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई पड़ता था। यानी भाईचारा बना हुआ रहता था। यानी शिकार करने जाता तो 10-20 लोग जाते थे जंगल में शिकार करने के लिए, ताकि कोई जानवर अटैक ना कर दे उन पे। ठीक है, समूह में शिकार करते थे, फिर भोजन इकट्ठा करते थे और सब समूह में ही खाते थे। आज ऐसा है? ऐसा नहीं है। अब सवाल है सभ्यता क्या है? क्या है सभ्यता? क्या है? देखो, कह रहा है कि अध्याय 4 में आप पढ़ रखे हैं। हमने देखा भी कि मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा। आप समूह मनुष्य क्या किया था? स्थान अस्थायी हो गया। स्थान क्या हो गया? अस्थायी। यानी मनुष्य जो था एक जगह रहने लगा। आज यहाँ है, कल वहाँ पे थे, ऐसे जीवन छोड़ के अब क्या किया? अस्थायी स्थान अस्थायी हो गया। किसका? मनुष्य का। हो गया था कि नहीं? अब कह रहा है कृषि करने लगा। दूसरा पॉइंट ये कृषि करने लगा। कृषि करने लगा। कृषि समझते हो? खेती बाड़ी करने लगा। उसके साथ कह रहा है कैसे उसने कुछ तकनीक अपनाया, जैसे भवन निर्माण, भवन मतलब मकान निर्माण करवाया। धातु विज्ञान किसे कहते हैं? कहेंगे धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने और आपस में मिलाने की तकनीक और साथ साथ धातु और उसके गुण का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या कहलाती है? धातु विज्ञान। अगर पूछा जाए धातु विज्ञान किसे कहते हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हो धातु विज्ञान। कौन सा? धातु विज्ञान। हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? लिखेंगे धातु विज्ञान। धातु विज्ञान धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से, यानी प्रकृति से धातु निष्कर्षण है कि नहीं? धातु निष्कर्षण, उन्हें क्या करना है? शुद्ध करना है कि नहीं? कहेंगे हाँ, उन्हें शुद्ध
करने के साथ गुणों का अध्ययन। क्या करना है? गुणों का अध्ययन ही धातु विज्ञान। क्या है? धातु विज्ञान कहा जाता है कि नहीं? पूछा जाएगा धातु विज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि धातु विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति से धातु निष्कर्षण, उन्हें शुद्ध करने के साथ गुणों का अध्ययन करना ही धातु विज्ञान कहलाता है कि नहीं? अब कह रहा है कि आखिर सभ्यता है क्या? मानव, इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। किसके लिए? मानव समाज के लिए। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे कि सभ्यता की विशेषता क्या है। क्या चीज जानेंगे? सभ्यता की विशेषता क्या है? क्या है? तुम लोग लिखे नहीं, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है? हम समझेंगे सभ्यता की विशेषता। सभ्यता की विशेषता। सभ्यता की विशेषता। विशेष आप समझो। पहला कह रहा है शासन और प्रशासन। पहला क्या कह रहा है? शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन। प्रशासन का कोई रूप, कोई क्या हो? रूप। अब इसके बारे में समझो। शासन और प्रशासन का कोई रूप कैसे? जैसे जटिल समाज था। क्या था? जटिल समाज। समाज कैसा था? जटिल समाज। और उसके अनेक क्रियाकलाप के प्रबंधन हेतु करना चाहिए कि नहीं? अनेक क्रियाकलाप। दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। दूसरा पॉइंट क्या है? नगरीकरण। आप समझो, हम समझेंगे नगरीकरण के बारे में। हल्ला नहीं करें। देखो नगरीकरण, नगर योजना बनाना। क्या बनाना? नगर योजना बनाना। नगर योजना में था, यानी नगर में देखेंगे कि वहाँ पे कैसे सफाई की समस्या है, वहाँ पे देखेंगे नाले की क्या समस्या है कि नहीं? जहाँ ट्रैफिक क्या है, वो सब चीज का भी देखना पड़ेगा, है कि नहीं? नगर योजना। नगरों का विकास कैसे हो, साफ सफाई कैसे हो, है कि नहीं? इस पर भी ध्यान देना है। इसके साथ साथ करेक्ट मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्या? और वाटर जो मैनेजमेंट होती है, जल प्रबंधन, ये भी करना चाहिए। कई बार देखना बारिश में क्या हो जाता है, नाले, बारिश जब होता है नाले भर के रोड पे आके पानी, उसमें से बदबू आना शुरू हो जाता है और कई सारी बीमारी हो जाते हैं, डायरिया, ये सब कुछ फैलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब पे कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? तो ये सब पे कंट्रोल करेंगे। अब इसके साथ हम ये भी देखेंगे और कौन क्या हो सकता है उसमें। देखिए तीसरा पॉइंट है व्यापार। तीसरा क्या है? व्यापार। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? लेखन की कोई रूप। लेखन की कोई रूप। लेखन की कोई रूप भी होना चाहिए। ठीक, ये सब होना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक। लेखन क्यों जरूरी है? हम किताब में लिख के रखते हैं इसलिए, ताकि लंबी अवधि तक मेरे के बाद और कोई आके उस चीज को पढ़े, है कि नहीं? ये किताब हो सकता है बहुत दिन पहले लिखा होगा और इसको हम आप पढ़ रहे हैं, इससे पहले कई जनरेशन पढ़ गया होगा किताब, उनको लंबी अवधि तक मेरे द्वारा दिया गया कोई भी है कि नहीं? हम ये जान गए।
हम समझेंगे अगला चैप्टर पॉइंट है। आज विश्व के अधिकांश समाज में इन विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह से हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ को सभ्यता का आरंभ कब हुआ ये भी जाने। सबसे पहले देखिए सभ्यता, तो सबसे पहला जो सभ्यता थी आरंभ मेसोपोटामिया। कौन सा? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसके बाद क्या आया? मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसके नीचे आया मिस्र की सभ्यता। उसके नीचे क्या आया? मिस्र की सभ्यता। अब इसके नीचे क्या है? मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता। तब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा? सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आया कि नहीं? है? तो प्राचीन हम ये देखेंगे। हम क्या क्या देखें? मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरा मिस्र की सभ्यता और दूसरा मिस्र सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम क्रम देख लिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो इनका जो है 4000 शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, ईसा पूर्व। इसका देखें मेसोपोटामिया मिस्र की 3000। ठीक है, हाँ। और सिंधु घाटी को देखें 2000 ईसा शताब्दी सब है कि नहीं? आप समझे। सहायक नदी किसे कहते हैं? मानो गंगा नदी ऐसे निकलती है ना, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। लेकिन जब गंगा नदी निकलती है जिसके कई सारी नदियां इसमें आके मिलती हैं, जैसे यमुना नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी, ये सब नदियां, घग्गर नदी सब मिल करके क्या हो जाती है? आगे जाके ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है और आगे जाके बंगाल के खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? तो हम ये भी समझ गए। तो ये सब की जो नदियां मिलती है मेन नदी में, वो क्या हो गई? सहायक नदी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी वो भी 5 नदी की सहायक नदी। तो सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? कहेंगे सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम। 5 जो है सिंधु की सहायक नदी। क्या है? सिंधु की सहायक नदी। इसके बारे में जाने। अब इसको लिखोगे तो लिख लो, नहीं लिखोगे तो आगे बढ़ते। ठीक है, इसके बाद क्या है? गांव से नगर। पंजाब जो आज भारत और पाकिस्तान विभाजित है, सिंध अब पाकिस्तान कहलाता है, के विशाल मैदान को सिंधु नदी उसकी सहायक नदी द्वारा सिंचित करती है। सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाई। जैसे हमें बिहार में गंगा का मैदान जो क्षेत्र है उसमें कृषि के लिए अच्छा बनाया है कि नहीं? उसी तरह से सिंधु नदी के आसपास जितने क्षेत्र हैं, ठीक है, वो कृषि उत्पादन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखें तो दूसरी नदी है सरस्वती नदी, जो हिमालय की तलछटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, 3500 शताब्दी ईसा पूर्वी से पूर्व क्षेत्र में गांव नगर में परिवर्तित हो गया। गांव क्या हुआ? नगर में परिवर्तित हो गया। उसी के बाद देखें तो नगरों में परिवर्तित हो गए लगभग 2600 शताब्दी ईसा पूर्व में बढ़ते व्यापार, अन्य विनिमयों के कारण नगर महानगर परिवर्तित हो। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ता ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हम इन सभी नामों का प्रयोग इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते हैं। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण भी कहा जाता है। तो भारत का पहला नगरीकरण। ठीक है, समझे सब? ठीक। आप सरस्वती नदी के बारे में बताया कह रहा है कि सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी को दर्शाया गया है। ठीक, तो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदी है, सिंधु की
कौन सहायक नदी? तो देखिए सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदी, सहायक नदी। ठीक है, इसमें है पहला रावी, दूसरा चेनाब, तीसरा ब्यास, सतलज, कौन आ रहा बच्चा है? झेलम, कौन सा है? झेलम। ये 5 नदी है, इनकी सहायक नदी। कह रहा है सरस्वती नदी का वर्णन सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। सरस्वती नदी जो है, सरस्वती नदी ऋग्वेद में मिलता है उल्लेख, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ठीक है, समझा कि नहीं? तो सरस्वती नदी का उल्लेख कहाँ पे मिलेगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद नदी, ऋग्वेद नदी। आप समझिए, कह रहा है नगर योजना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो अब पाकिस्तान कहलाता है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं। कौन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इनकी खोज लगभग 1924 ईस्वी में हुआ था। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? 1924 ईस्वी। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले, बहुत से पुराने स्थल मिले, जिसके कारण इस सभ्यता को आराम सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे धौला, कई ऐसे नाम है जैसे धौला, ठीक है, जैसे है नाम धौला, वीरा। ये काम है कहेंगे गुजरात में। कहाँ गुजरात में? लोथल, लोथल कहाँ है? कौन बताएगा? पता है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। राखी गढ़ी कहाँ है? हाँ, राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा में। ठीक, और गवेरी वाला? गवेरी वाला कहाँ पर है? चोलिस्तान में है। चोलिस्तान कहाँ पर? चोलिस्तान। ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, इसी में सैकड़ों छोटे छोटे स्थल भी मिले, कुछ खुदाई भी की गई है और इस प्रकार खोजे गए आज भी जारी है। सरस्वती नदी के द्रोणी में न केवल 2 महानगर ही मिले जैसे राखी गढ़ी और गवेरी वाला, 2 महानगर, एक राखी गढ़ी था और दूसरा कौन था? गवेरी वाला। एक बन था जो, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर भी मिला, जैसे हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा, राजस्थान में कौन था? कालीबंगा। और कालीबंगा से क्या मिला है पता है? खुदाई जब हुआ था तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साथ, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। ठीक है, तो जुते हुए खेत कहीं यहाँ पे जुताया हुआ खेत मिला। कहाँ पे? कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ में? राजस्थान। याद रहता रहेगा? ठीक। दूसरा कुछ अन्य नगर, हरियाणा के 2 नगर भिराना और बनावली, भिराना और बनावली भी आते हैं। निसंदेह मानचित्र में देखें तो पूरा स्थलों की समानता स्पष्ट दिखाई देती है। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए। उन नगरों में चौड़ी सड़क होती थी। हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे तो चौड़ी सड़क होता है, नाले की व्यवस्था था, ऊंचे दुर्ग और निम्न दुर्ग विभाजित था। तो उस टाइम दुर्ग भीतर ऊंचे दुर्ग राजा महाराजा के लिए होता था और निचला दुर्ग जो होता था
अमीर गरीब के लिए होता था, मतलब छोटा परिवार के लिए होता था, सामान्य लोग जो रहते थे उस सब के लिए होता था। ठीक है, इसके अंदर उस टाइम क्या किया जाता था, किलाबंदी कर दिया जाता था ताकि कोई राज्य या कोई देश मेरे पे अटैक ना करे, है कि नहीं। किलाबंदी क्या होता था, जैसे इस बोर्ड को पूरा बॉर्डर से क्या किया, घेर दिया गया, ये किलाबंदी हुआ इसमें। ठीक है, तो किलाबंदी कर दिया जाता था। जैसे तुम्हारे स्कूल है, स्कूल में देखो पूरा कि बाउंड्री घेर दिया गया है कि नहीं, ताकि बच्चे बाहर ना निकले, कोई बाहर से आने जाए, है कि नहीं। इसके लिए दो वर्ग था, ऊपरी नगर और निचला नगर। ठीक है, ऊपरी नगर में अभी जाति वर्ग होते थे, निचला नगर में साधारण लोग रहते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए होता था, जैसे गोदाम में क्या करेगा, कभी आपातकाल ऐसा आ जाए, कभी भूखमरी की समस्या आ जाए, उस गोदाम में रखा हुआ कोई भी अनाज होगा, फल होगा, उसको बाहर निकाल के हम जनता को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, है कि नहीं। इसी के लिए हाँ। दूसरा क्या है, कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्य के लिए भी किया जाता है। ये तो बता दिए। सड़कों गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर भी मिलते थे उस टाइम। कुछ संरचनाओं का अनुसार देखें तो मोहनजोदड़ो में महास्नानागार मिला था। मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, महास्नानागार। महास्नानागार मतलब क्या होता है, नहाने वाला जगह, बहुत बड़ा मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, जिसका आकार था 12 गुना 7। ठीक है, उसकी छत जो होता था डॉमर से ढका हुआ रहता था, इससे डॉमर से। स्नानागार के चारों ओर छोटे छोटे कमरे होते थे, उनमें से एक कमरे के अंदर